हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। बच्चों, सेल चैप्टर के आज लास्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट हैं विद द न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड न्यू टॉपिक दैट इज़ द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्रोमोसोम्स वैसे तो 12th क्लास में भी थोड़ा सा आएगा, लेकिन जो आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और उसकी जो मेजर इन्फॉर्मेशन है वो 11th क्लास में ही लेनी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे आज के टॉपिक जिसका नाम है क्रोमोसोम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेरिडिटरी ये मटेरियल होते हैं जो हमने देखा था कि न्यूक्लियस में जो पाए जाते थे, अगर वहाँ पे यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में पढ़ा था, तो वही जो फ्यूचर में जाके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। अब उसका जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट। अगर क्रोमोसोम्स को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें या इनको बताया जाए तो क्रोमोसोम्स आर बेसिकली रॉड शेप्ड हेरिडिटरी व्हीकल्स ये होते हैं। देखिए आपके सामने एक डायग्राम आ रहा होगा, तो रॉड शेप ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका बेसिकली काम क्या होता है कि क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और वही जो डीएनए है एक जनरेशन से अगली जनरेशन ट्रांसफ़र होता है और उनको ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? क्रोमोसोम। तो बेसिकली जो क्रोमोसोम होता है ना, दे आर द व्हीकल्स, और आप इनको वेक्टर्स भी कह सकते हो। जिस तरह से वेक्टर एक ट्रांसमिशन का काम करता है, डिजीज ट्रांसमिशन का, तो उसी तरह से ये डीएनए को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो दैट्स वाई दे स्टोर एंड ट्रांसमिट द कोडेड, क्या बोला यहाँ पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोडेड हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन। दैट इज ये डीएनए को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजते हैं। कोडेड वर्ड जो यहाँ पे लिखा गया है कि हर एक जो जीन होता है बेसिकली उसका एक कोड होता है, ये 12th क्लास में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब अगर बात की जाए क्रोमोसोम्स की, तो ये केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस के दौरान ही अपीयर होते हैं। कैरियोकाइनेसिस यानी कि जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसी समय ये अपीयर होते हैं, अदरवाइज ये नहीं होते हैं। अब हर एक जो क्रोमोसोम होता है, तो बेसिकली क्रोमोसोम का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आपने डायग्राम में ऑलरेडी देख भी लिया होगा। हर एक क्रोमोसोम के बेसिकली दो हाफ्स होते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट हाफ एंड दिस इज़ द सेकेंड हाफ। अब ये जो दोनों हाफ्स हैं, क्या बोला हमने, अब ये जो दोनों हाफ्स हैं, हर एक हाफ की जो ये आपको आर्म दिख रही है, इन आर्म्स को बोला जाता है क्रोमैटिड्स। और ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं ये एक सेंट्रल पोजीशन के साथ अटैच होते हैं जिनको सेंट्रोमियर कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी इसको कहा जाता है, स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो हर एक पार्ट है इनको क्रोमैटिड्स कहा जाता है, उसी के बेसिस पे हर एक क्रोमोसोम के कितने हुए? दो पार्ट्स हुए, एक अपर वाला पार्ट और एक लोअर वाला पार्ट। या आप ये कह सकते हैं एक पार्ट जो दोनों आके सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। हर एक पार्ट को आर्म्स बोला जाता है। अब जो ये आर्म्स है ये इक्वल भी हो सकती हैं दोनों के केस में और अनइक्वल भी हो सकती हैं, तो उसकी कंडीशंस हम आपको बताएंगे। अगर ये दोनों आर्म्स इक्वल हैं तो उस क्रोमोसोम को आइसोब्रांकियल कहा जाएगा, दिस इज एक्चुअली BRAN। और अगर वो दोनों आर्म्स अनइक्वल हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है, तो ये ऑलमोस्ट दोनों इक्वल हैं, तो ये आइसोब्रैंकियल है। और अगर दोनों अनइक्वल हुई तो उसको हेट्रोब्रैंकियल कहा जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स की टाइप पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम का हमने स्ट्रक्चर बनाया है। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये इसी स्ट्रक्चर का हमने एक मॉडिफाइड डायग्राम बनाया है। दिस इज़ द एक्चुअली जो क्रोमोसोम आपको किताबों में दिखता है, लेकिन ये हमने इसकी एक ऑर्गेनाइज डायग्राम बनाई है कि उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक चीज़ याद रखिए कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जो वही डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो इसका आउटर कवरिंग होता है, आउटर ट्रांसपेरेंट कवरिंग, उसको पेलिकल कहा जाता है। और पेलिकल के उस कवरिंग के अंदर जो उसका मैट्रिक्स पार्ट होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोम का साइटोप्लाज्म कह लीजिए, वैसे तो उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। तो मैट्रिक्स इज बेसिकली ये लिक्विड मटेरियल, फ्लूइडी मटेरियल होता है। उस मैट्रिक्स के अंदर ये देखिए, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोनिमेटा।
और यही क्रोमोनिमेटा होता है जिसके अंदर डीएनए होता है। बाद में ये जो जब क्रोमोसोम डिवाइड करता है तो यही जो क्रोमोनिमेटा है ये ऑर्गेनाइज होता है, ये बड़ा होता जाता है और ज़्यादा आपको अच्छे से अपीयर होना शुरू हो जाता है इन द फ्यूचर सेल डिविजन्स। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हर एक क्रोमोसोम की 2 आर्म्स होती हैं और उन दोनों आर्म्स को कौन होल्ड करके रखता है, ये जो सेंटर पार्ट है जिसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। सो दिस इज एक्चुअली द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जिसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो इस सेंट्रोमियर में देखिए 2 आर्म्स हैं जो ये दोनों आर्म्स को होल्ड करके रख रहा है। उसी तरह से क्या होता है कि पूरे के पूरे मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स पार्ट में क्रोमोनिमेटा जो होता है ये एकदम रेगुलरली अरेंज रहता है एक्सेप्ट वन प्लेस। सो वो वन प्लेस कौन सी होती है, एक जगह ऐसी आती है कि जहाँ पे जो ये क्रोमोनिमेटा है ये बहुत ही डेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा डेंस नहीं है लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डेंस है। सो दिस डेंस पार्ट वेयर द क्रोमोनिमेटा इज अबंडेंटली प्रेजेंट, इस रीजन को कहा जाता है सैटेलाइट रीजन। क्या कहा जाता है इसको, सैटेलाइट रीजन। और जिस पर्टिकुलर रीजन में ये सैटेलाइट रीजन प्रेजेंट होता है, जिस पर्टिकुलर नॉब से, उसको कहा जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सो अगर मैं इस क्रोमोसोम में आपको बताने की कोशिश करूं कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, तो कुछ इस तरह से ये प्रेजेंट रहता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, जहाँ पे क्रोमोनिमेटा जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है और जो इस पार्ट को बनाता है उसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। रिमेंबर द पॉइंट, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हम आपको एक मैच्योर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आई होप आपको क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सो अगर क्रोमोसोम के टाइप की अगर हम बात करें, सो दीज आर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। कॉपी में लिख लीजिए, जो क्रोमोसोम के हमारे पास टाइप्स रहते हैं, सो दिस इज बेस्ड ऑन, ये इट इज़ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ओके, सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पे है क्रोमोसोम पे, उसके बेसिस पे क्रोमोसोम जो है वो 4 तरह के होते हैं। तो जो देखिए सबसे पहले टाइप का जो क्रोमोसोम है उसको कहा जाता है टेलोसेंट्रिक। सो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से देखिए, जो सेंट्रोमियर है, जो सेंट्रोमियर है वो कौन सी पोजीशन पे है, टर्मिनल एरिया में है। ठीक है, सो कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के केवल एक ही साइड पे क्या पाए जाएंगे, क्रोमेटिड्स पाए जाएंगे, ये जो दोनों आर्म्स हैं, दूसरी साइड क्रोमेटिड्स नहीं होंगे। इज़ दैट क्लियर टू यू। अब उसके बाद तो यूजुअली ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे ये एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम है। सो यूजुअली जब अगर टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम को हाफ किया जाएगा तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। सो बच्चे बहुत बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि जो ये वाला क्रोमोसोम है ये भी टेलोसेंट्रिक है, इसको फोल्ड करके ऐसे बना दिया, लेकिन ये स्ट्रक्चर गलत है। सो टेलोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम है उसका अगर हाफ स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये फुल स्ट्रक्चर है उस क्रोमोसोम का, जहाँ पे एक ही साइड पे दोनों आर्म्स प्रेजेंट होंगी। उसके बाद बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की। सो एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है, जो सेंट्रोमियर है, इट विल बी इनर टू टेलोमियर। मतलब टेलोमियर रीजन में क्या था कि बिल्कुल दोनों तरफ किसी तरह की भी कोई आर्म्स नहीं थी, लेकिन इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हमारे पास एक छोटी सी रेडिएटिंग आर्म निकलती है एक साइड से, दूसरी नॉर्मल पोजीशंस में रहती हैं, एक बहुत ही छोटी सी रेडिएटिंग यहाँ से आर्म निकलती हैं। सो बेसिकली जो अगर मैं बात करूँ कि सेंट्रोमियर कौन सी पोजीशन पे प्लेस है, तो इसको बोला जाएगा सब टर्मिनल पोजीशन, यानी कि जो इसका सेंट्रोमियर है वो सब टर्मिनल पोजीशंस पे रहेंगे। और अगर मैं इस क्रोमोसोम को आधा बनाने की कोशिश करूँ तो ये हाफ डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। हाफ डायग्राम इस तरह से, यानी कि एक बहुत ही छोटी सी नॉब है और दूसरी तरफ उसकी लॉन्ग आर्म है नॉर्मली। बात समझ में आई। उसके बाद बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में। सो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर है ये सब मीडियन पोजीशन पे होगा। सब मीडियन कहने का मतलब ना ये इसके टर्मिनल पोजीशन पे है और ना ही हाफ पोजीशन पे है, राइट।
यानी कि इस आर्म को देखिए और इस आर्म को देखिए तो दोनों को देख के ऐसा लगेगा कि ये ऑलमोस्ट इक्वल हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट इक्वल नहीं होती हैं। इस केस में क्या था एक्रोसेंट्रिक में कि एक आर्म बड़ी है, एक आर्म बिल्कुल ही छोटी है। इस केस में तो दूसरी आर्म है ही नहीं है। इस केस में एक क्रोमेटिड या एक आर्म बड़ी है और दूसरी आर्म बहुत छोटी सी है। लेकिन इस केस में क्या होगा सब मेटासेंट्रिक में, एक देखने से ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट दोनों आर्म्स बराबर हैं, लेकिन जो दूसरी आर्म होती है वो जस्ट इक्वल होती है एक आर्म के। दैट्स वाई यहाँ पे सेंट्रोमेयर की पोजीशन क्या दी गई है, सब मीडियन। तो इसकी अगर हाफ डायग्राम में बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह की बनेगी, कुछ इस तरह की। देखने में लगेगा कि ऑलमोस्ट दोनों ही बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात की जाए, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात की जाए तो यहाँ पे जो सेंट्रोमेयर होगा ये एकदम मिडल पोजीशन में प्रेजेंट होगा, यानी कि सेंट्रोमेयर मिडल में है और जो दोनों रेडिएटिंग आर्म्स हैं, दोनों हमारे पास जो क्रोमेटिड है वो इक्वल लेंथ के प्रेजेंट होंगे। ये भी इक्वल लेंथ का होगा, ये भी इक्वल लेंथ का, इसलिए सेंट्रोमेयर मिडल पोजीशन में है। तो इसका अगर मैं हाफ डायग्राम बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ये भी बराबर और ये भी बराबर। सो एक्चुअली ये डिफरेंसेस होता है इन चारों की पोजीशन में। यहाँ पे देखिए सेंट्रोमेयर एकदम सेंटर में है, दोनों आर्म्स बराबर हैं। यहाँ पे एक आर्म थोड़ी बड़ी है और दूसरी ऑलमोस्ट उसके बराबर है लेकिन थोड़ी सी छोटी है। एक्रोसेंट्रिक में एक बड़ी है, दूसरी बिल्कुल ही छोटी है, और टेलोसेंट्रिक में दूसरी आर्म बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। सो ये थी 4 तरह के क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। इसके बाद दो टाइप्स और भी होती है क्रोमोसोम्स की जो इनसे बिल्कुल ही अलग हैं। अब हम उनको डिस्कस करेंगे। होप करता हूं कि आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और ये काफ़ी इजी भी लग रहा होगा। अगर इजी लग रहा है तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना है और कमेंट भी कर देना है। ओके, अब बात करते हैं टाइप नंबर 5 ऑफ क्रोमोसोम, जिनको बोला जाता है जेंट क्रोमोसोम्स। तो जेंट का मतलब आपको पता ही है, यानी कि बड़े बड़े क्रोमोसोम्स। अभी तक जो हमने क्रोमोसोम देखे वो मतलब उनका जो साइज़ रहता है वो नॉर्मली इतना बड़ा नहीं होता है। लेकिन अब जो हम क्रोमोसोम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ये क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको जेंट क्रोमोसोम कहा जाता है, यानी कि बड़े बड़े क्रोमोसोम्स। तो जेंट क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, जिसमें जो सबसे पहले टाइप है जिसको बोला जाता है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। सो पॉलीटीन का यहाँ पे क्या मतलब है, पॉली का मतलब होता है मैनी, राइट, और जो टीन है इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड टैनिया, जिसका मतलब होता है थ्रेड। ओके, सो ये जो नाम दिया था इसका, ये दिया था कोलर ने इन 1882। और पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को सबसे पहली बार रिपोर्ट किया था E.G. बालबियानी ने इन 1881 में। और जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमन किस में होते हैं, इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये MCQ है। दैट्स वाई दीज क्रोमोसोम्स आर आल्सो नोन एज सलाइवरी क्रोमोसोम्स। उसके अलावा जो ये क्रोमोसोम हैं ये एंटीपोडल सेल्स में पाए जाते हैं। एंटीपोडल सेल्स एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में एंजियोस्पर्मिक जो एम्ब्रियो सैक होता है फीमेल गैमेटोफाइट, उसके बाद ये एंडोस्पर्म में भी पाए जाते हैं और सस्पेंसर में भी पाए जाते हैं। ये 12th क्लास में हम आपको बताएंगे कि ये कौन कौन से ये सेल्स होते हैं। उसके बाद अगर हम इन क्रोमोसोम्स की अगर बात करें कि ये कितने कितने बड़े होते हैं, सो इसमें जो नॉर्मल क्रोमोसोम रहता है उसके कंपैरेटिवली 16,000 टाइम्स ज़्यादा DNA प्रेजेंट होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्रोमोसोम कितने कितने बड़े होंगे। और अगर इनकी लेंथ की बात की जाए सो ये तकरीबन 2000, क्या बोला मैंने, 2000 माइक्रोमीटर लेंथ तक ये एक्सीड कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने 4 तरह के क्रोमोसोम पढ़े थे, आप वहाँ पे लिख लीजिएगा कि वो मैक्सिमम 30 नैनोमीटर, क्या कहा मैंने, 30 नैनोमीटर उनका डायमीटर रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2000 माइक्रोमीटर लेंथ तक ये एक्सीड कर सकते हैं। और जिनमें DNA भी कितना है, नॉर्मल क्रोमोसोम से 16,000 टाइम्स ज़्यादा होता है। और ये सबसे बिगेस्ट क्रोमोसोम होते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम, राइट। अब जो पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं ये यूजुअली जब न्यूक्लियस इंटरफेज में एंटर करता है, तो ये जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे वहाँ पे इंटरफेज के बारे में बताया जाएगा आपको। सो इंटरफेज के दौरान जो न्यूक्लियस होता है उसमें ये सबसे ज़्यादा विजिबल होते हैं। अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे
आपको पोलेटिन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। सो बड़े ध्यान से इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, सो इसके स्ट्रक्चर में कुछ आपको रेडिएटिंग आर्म्स दिख रही होंगी। रेडिएटिंग यानी कि जैसे कि सूरज की किरणें होती हैं उस तरह से देखिए सेंट्रोमेयर से, ये जो सेंट्रोमेयर है इसका, यहाँ से कुछ रेडिएटिंग आर्म्स निकल रही होती हैं। अब जो आर्म्स ऊपर की तरफ निकल रही होती हैं इनको बोला जाता है राइट रेडिएटिंग आर्म्स, और जो नीचे की तरफ होती हैं ये लेफ्ट रेडिएटिंग आर्म्स होती हैं। ठीक है, और इनमें जो हर एक ये जो आर्म है इसको क्रोमोसोम कहा जाता है। ये हर एक क्रोमोसोम है, आप तो इसको आप क्रोमोसोम नंबर 1 बोल सकते हैं, क्रोमोसोम नंबर 2 कह सकते हैं, 3, 4, 5 एंड ऑल दैट। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिए, अगर इस क्रोमोसोम के अगर हम ये जो रेडिएटिंग आर्म्स है तो इसमें आपको देखिए कुछ डार्क कलर के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। सो दीज डार्क स्ट्रक्चर्स यूजुअली जब हम क्या करते हैं कि ये जो पोलेटिन क्रोमोसोम है इसको स्टेन किया जाता है, तो स्टेन करने पे क्या होता है, स्टेन करने पे हमें कुछ यहाँ पे लाइट और डार्क कलर के बैंड्स दिखना शुरू हो जाते हैं। सो जी जो ये डार्क कलर के आपको यहाँ पे रीजन्स दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज बैंड्स। क्या कहा जाता है इनको? बैंड्स कहा जाता है। और इनके बीच में द स्पेस बिटवीन द टू बैंड्स, ये देखिए जो दो बैंड्स के बीच में का जो स्पेस रहता है इनको कहा जाता है इंटरबैंड्स। तो यूजुअली जो डार्क बैंड्स होते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड डीएनए प्रेजेंट रहता है कंपैरेटिवली। इंटरबैंड्स में जो डीएनए रहता है ये कम रहता है एज कंपेयर टू इंटरबैंड्स। ओके, सो वही हम आपको बता रहे हैं कि जो डार्क स्टेनिंग रीजन होता है बैंड्स, वहाँ पे तकरीबन 80% डीएनए होता है, और जो नॉन स्टेनिंग यानी कि जो पार्ट स्टेन नहीं लेता है उसको इंटरबैंड कहा जाता है। यहाँ पे केवल 15% ही डीएनए होता है। और ये जो इसकी आर्म्स होती हैं, इसमें क्या होता है, एक छोटी और एक बड़ी रेडिएटिंग आर्म्स होती हैं। सो देखिए यहाँ पे एक मैंने ये बड़ी बड़ी रेडिएटिंग आर्म्स बनाई है, तो इसमें आप छोटी भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इसके बीच में बैंड्स और इंटरबैंड्स को आप लेबल कर सकते हैं। उसके बाद जब हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देखते हैं, ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पे देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जब इसका सेल डिवीज़न होता है, मतलब जब ये क्रोमोसोम डिवीज़न के फेस में जाता है, सो क्या होता है ड्यूरिंग दैट डिवीज़न, ये जो बैंड रीजन है यहाँ पे कुछ स्वेलिंग्स आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड कर रहा होता है। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या हो जाता है कि ये जो हमारे ये बैंड्स होते हैं ये रीजन्स स्वेलअप हो जाते हैं, और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए कॉइल होना शुरू हो जाता है। ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए की कॉइलिंग होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण इनके जो कुछ पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में वो स्वेलअप करना शुरू कर जाते हैं। वैसे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ से स्वेलिंग हुई होती है उनको नॉब रीजन कहा जाता है। ये देखिए ये बैंड्स हैं और ये इंटरबैंड्स हैं। ओके, वैसे जब ये सेल डिवीजन में जाएगा तो कुछ पर्टिकुलर जगह पे डीएनए बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या करता है, डिवाइड करना शुरू करता है, और वहाँ का जो पर्टिकुलर रीजन है वो स्वेलअप करना शुरू कर जाता है। राइट, सो दैट स्वेलिंग रीजन्स आर नोन एज पफ्स। तो लड़कियाँ पफ बनाती हैं, आपने देखा होगा बालों का, तो वो स्वेल करता है ना ऊपर से। ठीक है, सो दैट वो जो पफ रीजन बना है दैट आर एक्चुअली नोन एज बालबियानी रिंग्स। क्योंकि बालबियानी ने इनको डिस्कवर किया था, तो ये ऐसा लगता है कि रिंग लाइक ये स्ट्रक्चर है, सो इसलिए इनको बालबियानी रिंग्स भी कहा जाता है। और इन रीजन्स में क्या होता है, डीएनए काफ़ी ज़्यादा कॉइल होता है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डीएनए के बाद एमआरएनए भी बनता है। और जो ये बालबियानी रिंग्स हैं, जब ये मतलब पूरा का पूरा डिवीजन हो जाता है क्रोमोसोम का, तो ये दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। बात समझ में आई आपको? सो ये डिफरेंस रहता है हमारे जो बालबियानी रिंग्स हैं इस रीजन में और बैंड्स और इंटरबैंड रीजन्स में। अब चलते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ जेंट क्रोमोसोम पे। नाउ दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ जेंट क्रोमोसोम, जिसको लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आई कि इनको लैंप ब्रश क्रोमोसोम क्यों कहा जाता है। सो बड़े ध्यान से अगर आप इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसको देख के ऐसा लगेगा कि जिस तरह से जो लैंप के जो हमारी यूजुअली लैंप होती है घर में, उसके जो ग्लास को साफ़ करने के लिए जो ब्रश आता है एग्जैक्टली उसी तरह से दिखता है। बड़े ध्यान से देखिए। सो इसीलिए इनको लैंप ब्रश क्रोमोसोम भी कहा जाता है, जिनको सबसे पहली बार हमारे साइंटिस्ट ने देखा था, जिनका नाम था
फ्लेमिंग ने इनको सबसे पहले देखा था और इसको डिस्क्राइब किया था रकट ने 1892 और फ्लेमिंग ने इनको देखा था 1882 में, राइट। उसके बाद अगर बात की जाए कि ये जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम होते हैं तो ये डिप्लोटेन स्टेज में हमको सबसे अच्छे से दिखते हैं। कौन सी स्टेज में? डिप्लोटेन स्टेज में ये सबसे अच्छे से हमें दिखते हैं। सो ये बताएंगे जब सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे। और जो ये क्रोमोसोम होते हैं दे आर एक्चुअली फाउंड इन द oocytes न्यूक्लियाई ऑफ द वर्टिब्रेट्स। तो oocytes एक्चुअली ये गैमेटिक सेल्स होते हैं। उनके अलावा ये स्पर्मेटोसाइट्स में भी पाए जाते हैं और इवन एक प्लांट होता है एसिटा, एक ऑर्गेनिज्म है यूजुअली एसिटाबुलेरिया, उसमें भी ये पाए जाते हैं। सो यूजुअली अगर हम लैम्ब्रश क्रोमोसोम की अगर बात करें तो ये पॉलीटेन से भी क्या होते हैं लार्ज। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीटेन क्रोमोसोम होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये कंपेयर करें अगर हम लैम्ब्रश क्रोमोसोम से तो ये उनसे भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। सो अगर हम इनकी लेंथ की बात करें सो इनकी जो लेंथ है ये तकरीबन 5900 माइक्रोमीटर तक एक्सीड कर सकती है और इनकी जो लेंथ है ये पॉलीटेन क्रोमोसोम से 3 टाइम्स ज़्यादा होती है। सो आप इमेजिन कर लीजिए कि कितने बड़े बड़े ये क्रोमोसोम्स होते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, लैम्ब्रश क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए यहाँ पे सेंटर में आपको एक सेंट्रोमेयर दिख रहा है और सेंट्रोमेयर से देखिए दो रेडिएटिंग आर्म्स यहाँ से निकली हुई हैं, इसलिए इसको बाइवेलेंट भी कहा जाता है। बाइवेलेंट का यानी क्या मतलब है कि 2 आर्म्स इस तरफ है और 2 आर्म्स इस तरफ है, इनको बाइवेलेंट्स भी कहा जाता है। जो ये बीच में एक्सिस जा रही है इसको मेन एक्सिस कहा जाता है, क्रोमोसोम की मेन एक्सिस। और इस एक्सिस पे जो ये हमें लूप लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर, इनको लूप्स कहा जाता है। अब जो ये लूप रहता है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लूप का एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊँगा। इस लूप के अंदर पाया जाता है मैट्रिक्स। क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स पाया जाता है, जिस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटीन्स प्लस आरएनए पाया जाता है। और इसी के अंदर ये जो रेड कलर का रीजन है इसको कहा जाता है डीएनए। तो डीएनए मैट्रिक्स रीजन में प्रोटीन आरएनए हो गया और अंदर वाली साइड डीएनए का एक अलग से फिलामेंट इसमें पाया जाता है। सो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, कुछ भी इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आने चाहिए आपको, मुझे लगता है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये 2 तरह के स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम हमने पढ़े, ये एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं आपको, इनकी थ्योरी भी आप लिख सकते हैं। अब क्योंकि बात क्रोमोसोम की चल रही है, सो क्रोमोसोम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आपको स्टडी करना है, वो होता है कैरियोटाइप। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इवन कि अगर हम ह्यूमन क्रोमोसोम्स की बात करें तो हमारी बॉडी में 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और हर एक जो क्रोमोसोम होता है वो अलग अलग लेंथ का होता है। सारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। सो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि सबसे छोटा जो क्रोमोसोम है वो वाई क्रोमोसोम होता है। जो सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है कंपैरेटिवली एक्स क्रोमोसोम के, एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम होता है। सो हम क्या करते हैं कि जब उन क्रोमोसोम्स को अरेंज किया जाता है, सो उनको अरेंज करने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। सो दैट सीक्वेंस when we arrange the chromosomes, that representation is basically known as karyotype। क्या कहा जाता है उसे? karyotype। तो it is basically the pictorial or the photographic representation different type of chromosome। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब karyotype को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। जब भी हम karyotype को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी सबसे पहली शर्त ये है कि उनके जो सेंट्रोमियर हैं वो एक ही लाइन में आने चाहिए। आपके सामने देखिए एक डायग्राम आ रहा होगा, इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए। ये ह्यूमन बॉडी के 23 क्रोमोसोम्स हैं, टोटल सेट्स हैं, 23 सेट्स हैं जिसमें अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स की लेंथ आपको दी गई है। सो यहाँ पे भी आप देखिए डायग्राम में कि मैंने जब क्रोमोसोम को अरेंज किया तो इनके जो सेंट्रोमियर हैं सारे एक ही पोजीशन में लाई कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्रोमोसोम को किस तरह से अरेंज करना है। सो यूजुअली उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम लगा सकते हैं
और असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे बताया गया कि जिस तरह से देखिए ये वाले क्रोमोसोम, तो ये दोनों जो क्रोमोसोम है एक इक्वल लेंथ के हैं दोनों, इनका सेंट्रोमेर एक पोजीशन पे है, ये दोनों एक ही लेंथ के हैं। इन दोनों को देखिए ये ऑलमोस्ट कौन सा है, ये अगर मैं बात की जाए तो ये हमारा एक्रोसेंट्रिक टाइप क्रोमोसोम है और ये भी एक्रोसेंट्रिक टाइप क्रोमोसोम है। उसी तरह से कैरियोटाइप की तरह होता है इडियोटाइप। सो इडियोटाइप में क्या किया जाता है, हम ओरिजिनल क्रोमोसोम के अलावा सिर्फ उसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं ताकि वो क्रोमोसोम की तरह दिखे। तो यहाँ पे तो ओरिजिनल क्रोमोसोम के हमने डायग्राम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन होता है कैरियोटाइप का। सो ये डायग्राम मैंने बिल्कुल इनके कंपैरेटिवली बनाई है। जैसे ये देखिए, ये डायग्राम एग्जैक्टली इसको क्या करेगी, रिजेंबल करेगी, वैसे ये डायग्राम इसको रिजेंबल करेगी। तो डिफरेंस दोनों में एक्चुअली ये रहता है कि इडियोटाइप में हम कोई भी एक फिगर लेके उनके कैरियोटाइप को एक्सप्लेन करते हैं डायग्रामेटिकली, जिस तरह से या अगर इस क्रोमोसोम को देखा जाए तो ये मैंने इसके साथ कंपेयर किया। देखिए छोटी आर्म है, ये बड़ी आर्म है, बीच में सेंट्रोमेर है और इसी तरह से नेक्स्ट टाइप। सो इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि क्रोमोसोम के अलग अलग इनको अलग अलग पैटर्न्स में अरेंज करते हैं, राइट। सो ये था क्रोमोसोम्स के बारे में और किस तरह से हम क्रोमोसोम्स को अलग अलग पैटर्न्स में अरेंज करते हैं। उसके बाद इनकी कुछ बेंडिंग टेक्निक्स भी होती हैं, उनके बारे में हमें इतना पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको उसके बारे में इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि कैरियोटाइप प्रिपरेशन के लिए क्या क्या किया जाता है, उसमें कुछ बेंडिंग टेक्निक्स होती हैं जिसमें सी बेंडिंग किया जाता है, उसके अलावा क्यू बेंडिंग किया जाता है, जी बेंडिंग किया जाता है, आर बेंडिंग किया जाता है, अलग अलग तरह के। इतनी डिटेल्स में हमें नहीं जाना, लेकिन अगर कोई एमएससी या बीएससी का स्टूडेंट होगा तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये था आज का हमारा सेशन अबाउट द क्रोमोसोम्स। इसी के साथ हमारा जो सेल चैप्टर है यहीं पे ख़त्म हुआ। होप करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से हम एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहे होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।